नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार का अध्ययन करेंगे और हम पिछले व्याख्यान में इस बात पे चर्चा कर चुके थे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। यानी एक राजनीतिक समाज के रूप में हमारा लक्ष्य क्या है वह स्पष्ट करती है। तो संविधान की पहली और दूसरी लाइन पर, संविधान की प्रस्तावना के पहली और दूसरी लाइन पर हम चर्चा कर चुके थे कि जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो लेकिन ये जो शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये एक मशीनरी का वर्णन है। लेकिन संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है या भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है, इसके लिए हम संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित इसकी बाद की लाइनों पर ध्यान देंगे कि उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। न्याय राजनीति विज्ञान की संकल्पना है कि मूल्यात्मक संकल्पना है जिसमें मूल्यों का बोध होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अमीरी गरीबी का भेद नहीं होगा और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक आधार पर भेदभाव या आर्थिक विषमताएं बहुत कम होंगी और राजनीतिक रूप से सबको भागीदारी करने का अवसर मिलेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। हम संविधान क्यों बना रहे हैं या हमारे संविधान का दार्शनिक आधार क्या है, तो इस दार्शनिक आधार का सबसे पहला जो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार है वह है प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। यानी सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं होगा प्रत्येक व्यक्ति के साथ, उस आर्थिक रूप से आय की विषमताएं कम की जाएंगी, हर व्यक्ति को उसका न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त हो और साथ ही साथ राजनीतिक न्याय का अर्थ ये है प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी व्यवस्था में या राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण है या दूसरा दार्शनिक आधार है वह धर्म की स्वतंत्रता या विचार की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। असल में यही वो उद्देश्य थे जिसकी वजह से हम पूरा राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है और हमने संविधान के अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया है। मौलिक अधिकारों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और ये चीज़ हमारे संविधान का दार्शनिक आधार है और दार्शनिक उद्देश्य है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहाँ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की समता होगी। हर व्यक्ति को अवसर की समता दी जाएगी, हर व्यक्ति समान अवसर की समता लोकतांत्रिक और समाजवादी दर्शनों का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जाएगी। अब ये तो वह उद्देश्य हैं जो एक व्यक्ति को मिलने वाले हैं, जो एक व्यक्ति को प्राप्त होने या भारत के नागरिक या भारत एक राजनीतिक समाज के व्यक्ति होने के नाते प्रत्येक भारतीय को मिलने हैं। अब सवाल उठता है कि राष्ट्र के लिए क्या है। तो राष्ट्र के लिए है कि हम संविधान का जो दार्शनिक आधार है वह ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता बड़े महत्वपूर्ण तत्व है और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। यानी क्योंकि हम जानते हैं कि हम पूरे राष्ट्र का निर्माण इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा तो इन बाद में घोषित व्यक्ति की गरिमा हो, चाहे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो, यही बाकी नहीं बचेंगे। अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो राष्ट्र की एकता, अखंडता भी समान रूप से जरूरी है और साथ ही साथ बंधुता यानी नागरिकों के मध्य आपस में एक तरह की बंधुता या ब्रदरहुड, क्योंकि राष्ट्रवाद आपस में जोड़ने वाला तत्व है न कि तोड़ने वाला। तो राष्ट्रवाद के ऊपर चलते हुए हम नागरिकों को आपस में जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के नज़र में एक नागरिक के रूप में ही जाना जाएगा, भले ही उसकी जाति, धर्म, लिंग या नस्ल कुछ भी हो। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता तो सुनिश्चित होनी चाहिए,
साथ ही साथ राष्ट्र की बंधुता भी सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मध्य एक तरह का बंधुता का संबंध स्थापित करना राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र आंतरिक रूप से तभी मजबूत होगा जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बंधुता के भाव से जुड़ा होगा। और यही वजह है कि भारतीय संविधान में घोषित लक्ष्य के रूप में ये बात मानी गई है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण। अब संविधान के प्रावधानों से यदि हम इसको तुलना करें तो व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय या विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात भाग संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों का अध्याय और भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में की गई है। व्यक्ति की गरिमा के लिए जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, जितने भी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है वो व्यक्ति की गरिमा और को बढ़ाने के लिए ही। अब राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रावधानों या आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख है। यानी कभी राष्ट्र पर संकट आएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति की गरिमा एक तरफ है जिसकी और दूसरी तरफ राष्ट्र की एकता अखंडता। हम किसी भी एक तत्व पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम व्यक्ति की स्वतंत्र गरिमा पर ज़्यादा बल देंगे तो राष्ट्र की एकता अखंडता पर भी खतरा आ जाएगा। और राष्ट्र की एकता अखंडता को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे तो हमारा देश एक फांसीवादी या तानाशाही वाला देश हो जाएगा, जहाँ व्यक्ति की गरिमा को कुचल दिया जाएगा। अतः दोनों में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है और भारतीय संविधान अपने इस उद्देश्यों में पूरी तरह सफल है कि वे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यानी राष्ट्र की एकता अखंडता भी बनी रहे और व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित होती रहे। तो ये दोनों ही तत्व, यानी एक देश जब स्वतंत्र रूप से, जब हम देश के राजनीति विज्ञान की तरफ से कि राष्ट्र ही मजबूत नहीं होना चाहिए, समाज भी मजबूत होना चाहिए। तो समाज और राष्ट्र जब मजबूत होंगे तो वो देश भी मजबूत होगा। तो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में एक देश और राजनीतिक समाज के रूप में वो समाज आपस में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों से बंधा हुआ और बंधुता के मूल्यों से बंधा हुआ, तभी वो राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बनकर सामने आ सकता है। तो ये बात ज़रूरी है कि हम व्यक्ति की गरिमा को भी ध्यान रखें और राष्ट्र की एकता अखंडता को भी ध्यान रखें। किसी भी एक तत्व पर हम बहुत ज़्यादा जब महत्व देते हैं तो दूसरे तत्व की अवहेलना हो जाती है। तो ये भारतीय संविधान इस मामले में एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है कि एक ऐसा संविधान अस्तित्व में आए जहां व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित हो और राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित हो, क्योंकि पूरा राष्ट्रीय आंदोलन हम व्यक्ति की गरिमा को आधार मानकर ही उस राष्ट्रीय आंदोलन को हम चलाया, जहाँ पर हमने उन नागरिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात की और मौलिक अधिकारों की मांग ब्रिटिश सरकार से की जो एक सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है। तो मौलिक अधिकार या व्यक्ति की गरिमा से जुड़े हुए जो भी अधिकार हैं वह ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित हो, क्योंकि राष्ट्र का लक्ष्य, राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित नहीं रहेगी। इसलिए आपातकालीन प्रावधानों में ये बात कही गई है 352 से लेकर 360 तक जिन आपातकालीन प्रावधानों में, उसमें ये बात स्पष्ट है कि अगर राष्ट्र पर संकट उत्पन्न होगा तो व्यक्ति के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यद्यपि उस पर भी काफ़ी नियंत्रण स्थापित किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में आए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की गरिमा को से जुड़े हुए अधिकारों को कम किया जा सकता है। तो राजनीतिक रूप से घोषित लक्ष्य ये है कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित रहे और बंधुता सुनिश्चित रहे और साथ ही साथ व्यक्ति को एक व्यक्ति होने के नाते, जो मनुष्य होने के नाते जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार भी सुनिश्चित होते रहे। यही भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार के रूप में काम करते हैं।